शिक्षा मित्रों से जुड़ी सच्ची और प्रामाणिक खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षा मित्रों के न्याय की लड़ाई। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र जो शिक्षा की नींव को मजबूत करते हैं, उनकी जिंदगी पिछले कुछ सालों से संघर्ष और अन्याय का पर्याय बन गई है। आज हम उनके न्याय की लड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों नमस्कार, CNZ रिपोर्ट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में हम बहुत लंबे समय के बाद ओपन कैमरा की वीडियो आपके सामने बना रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण 3-4 जानकारी, नई अपडेट आपको देने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर भी करें। आज का वीडियो है शिक्षा मित्रों से जुड़ी, अनुदेशकों से जुड़ी और शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर को लेकर के। जैसे कि आज इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि शिक्षा मित्र अनुदेशक का कौन कौन सा केस जो कोर्ट में भी चल रहा है और आज जो विधानसभा में क्या भर्ती को लेकर के जो जवाब आया है, माननीय मंत्री जी ने क्या कहा है, विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया उस पर क्या जवाब आया, सारी स्थिति क्लियर होने वाली है। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण खबर शिक्षा मित्रों को लेकर है कि 8 साल से शिक्षा मित्रों को 1 रुपया मानदेय वृद्धि तक इस सरकार में नहीं हुई है। और जब जब विधानसभा का सत्र, चाहे वो मानसून सत्र हो, चाहे ग्रीष्मकालीन सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, और चर्चा होती है, विपक्ष मुद्दा उठाता है, लेकिन सरकार उस पर कोई जवाब नहीं देती। सरकार ने आज देखिए जो विधानसभा में शीतकालीन सत्र शुरू हुआ उसमें माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा माननीय अतुल प्रधान जी ने जो मुद्दा उठाया था शिक्षा मित्र अनुदेशक और शिक्षक भर्ती को लेकर के, 3 विधायकों ने जो मुद्दा उठाया है, पहले तो आप उनको वीडियो में आप सुन लीजिए। हमारे लाखों नौजवान सर नई भर्तियों के लिए परेशान हैं और लाखों नौजवान साथी पुरानी भर्तियों के माननीय न्यायालय या अन्य जगहों से क्लियर न होने के कारण परेशान। 69,000 की भर्ती में आरक्षण का घोटाला हो या 68,500 में 27,000 तक भरने का मामला हो या जूनियर एक भर्ती का मामला हो जो पिछले 4 वर्षों से पेंडिंग में है, लाखों युवा परेशान हुआ। प्रत्येक वर्ष सर 3 लाख युवाओं को लगभग डिलेक्ट कराया जाता, सरकार द्वारा प्रशिक्षण किया जा रहा है और 2017 से युवा साथियों को भी भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिला, सुपरटेट की परीक्षा नहीं हो रही। मेरा सर आपके माध्यम से जो पहला अनुपूरक है माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से सरकार से माननीय मंत्री जी से मेरा पहला अनुपूरक है कि क्या सरकार उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती करेगी कि नहीं करेगी, और साथ ही जो अन्य भर्तियां जो पुरानी भर्तियां हैं वो जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उनके लिए कोई स्थायी आपकी तरफ से पहल हो रही कि नहीं हो रही, और क्या ऐसा कोई डिटेल है कि कितनी भर्तियां माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। फिर मेरा पहला अनुपूरक मानव। दूसरा मानवर आपके माध्यम से पिछले सदन के दौरान माननीय मंत्री जी से जब हमने शिक्षक और छात्रों का अनुपात पूछा था तो उन्होंने बताया था कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक जो शिक्षकों और बच्चों का अनुपात उसको बराबर करते हैं। तो मेरा सर दूसरा जो अनुपूरक है कि सर शिक्षा मित्रों को केवल सर 10,000 मिलता है, अनुदेशकों को सर केवल 9,000 का मानदेय मिलता है। माननीय हाईकोर्ट सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों ने इनका मानदेय 17,000 करने के लिए कहा था, लेकिन उस पर सरकार ने नहीं किया। मेरा दूसरा अनुपूरक है कि क्या शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों का मानदेय सरकार बढ़ाए कि नहीं बढ़ाएगी। और आज में से सर तीसरा, सर हमारे जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पर खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती हैं और ये बड़े दुख की बात है कि हमारी सरकार के पास इतना भारी बजट होने के बाद भी, भारी भरकम बजट होने के बाद भी विद्यालय के जो परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक है सर वो आपस में चंदा इकट्ठा करके सर परिषदीय विद्यालयों की खेल कूद की रैली को आयोजन करने का काम करती है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहूंगा कि क्या अगले वित्तीय वर्ष में सरकार इसके लिए बजट की व्यवस्था करके परिषदीय विद्यालय जहाँ से हमारे बच्चों की नींव शुरुआत होती है छोटे स्तर से, वो आने वाले समय में देश प्रदेश वो खेलकूद मंत्री बताएंगे, ये नहीं बताएंगे जी सर, वो खेलकूद मंत्री बताएंगे। श्री संदीप जी सर बेसिक का मामला तो क्या सरकार उनके लिए बजट व्यवस्था कराएगी? मंत्री जी बता दो प्लीज। आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक करने का आपने मौका दिया। बेसिक शिक्षा जीवन की नींव है, खास तौर से पीडीए परिवार के लिए जो प्राथमिक विद्यालयों में अधिकांशतः शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी,
अभी हमारे एक साथी ने भी सवाल किया, जो हमारे विद्यार्थी टीटी पास करके वैकेंसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आखिरकार उनका दोष क्या है। ये टीटी की परीक्षा इसी सरकार ने कराई और इस सरकार ने न्यायालय को एक हलफनामा भी दिया है कि हमारे पास 51,000 पद ऐसे हैं जिसको हम भर्ती करना चाहते हैं। लेकिन आज इस सरकार के लंबे वक्त बीत जाने के बाद भी उस 51,000 के हलफनामा पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी जो कोर्ट को हलफनामा दिए हैं, क्या वो इस 51,000 की भर्ती का विज्ञापन निकाल करके उन विद्यार्थियों को मौका देंगे जिन्होंने टीटी की परीक्षा पास करने के बाद लगातार नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, माननीय मंत्री जी से मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश जी का आभार प्रकट करता हूं, अपने नेता अखिलेश जी का, कि जब उनको मौका मिला तो जो शिक्षा मित्र पूर्णकालिक सेवा दे रहे हैं, निरंतर वो एक अध्यापक की तरह काम कर रहे हैं, माननीय अखिलेश जी ने उनका मानदेय बढ़ा करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया और चुनाव के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बनारस में विश्वास दिलाया था कि हम शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का काम करेंगे। क्या वर्तमान सरकार इस बात का शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का काम करेगी? तीसरा, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना है कि लगातार जो शिक्षक भर्ती, चाहे 69,000 का घोटाला हो, जिसको सरकार ने भी माना, आयोग ने भी माना और कोर्ट ने भी माना कि 69,000 में आरक्षण का घोटाला हुआ है, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिरकार उनमें शिक्षकों का क्या दोष है जिनके साथ अन्याय हुआ। तो जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता, क्या उन शिक्षकों के लिए अलग से कोई प्राविधान ला करके उनके हितों के बारे में सरकार विचार करने का काम करेगी, अथवा अपनी तरफ से अदालत में कोई ऐसा काम करेगी जिससे उन विद्यार्थियों को, उन शिक्षकों को जल्द से जल्द मौका मिले इस देश प्रदेश की सेवा करने के लिए। साथ में माननीय मंत्री जी, लगातार पत्राचार के माध्यम से, अन्य साधनों से पता चलता रहता है कि जिस तरह से बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, कहीं जिस तरह से बिजली विभाग या अन्य विभागों का निजीकरण किया जा रहा है, कहीं माननीय मंत्री जी इस शिक्षा का भी निजीकरण करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। इस पर हम माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से आपकी तरफ से जानना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो सवाल पूछा है उस संबंध में मुझे जानकारी देनी है, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना है कि जो हमारे वर्तमान में जो हमारी छात्रों की संख्या है, उन छात्रों की संख्या को देखते हुए जो हमारे पास में शिक्षक हैं, मैं इसमें शिक्षकों को ही केवल सम्मिलित कर रहा हूं, सहायक अध्यापकों को, इसको जो हमारा छात्रों का और जो पीटीआर होता है छात्रों का और शिक्षक का जो रेशियो है, वर्तमान की छात्र संख्या को देखते हुए और वर्तमान के हमारी शिक्षकों की संख्या को देखते हुए हम 1:30 होना चाहिए, जो कि प्राइमरी स्कूल्स में, उसको हम लोग पूरा करते हैं। और शिक्षा मित्रों को अगर हम इसमें सम्मिलित करते हैं तो शिक्षा मित्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए 1:22 का रेशियो हम पूरे प्रदेश में अपने छात्रों के अनुपात में शिक्षकों को जो संख्या है उसके बराबर हम इसको पूरा कर पाते हैं। तो मुझे वर्तमान में अभी जब शिक्षकों की आवश्यकता उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी छात्रों को संख्या को देखते हुए हुई, तो हमारी सरकार के समय में ऐसे समय समय पे अलग अलग भर्तियों के माध्यम से भी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि 2018 में 12,460 सहायक अध्यापक प्राथमिक भर्ती की प्रथम चरण में 5,948 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। 2018 में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में 45,567 शिक्षकों को नियुक्त किया गया और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में 2020-21 में 69,000 टीचर्स को रिक्रूट किया गया, नियुक्त किया गया और 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती में 2023-24 में
5,856 शिक्षकों को नियुक्त किया गया। ये मिलाकर के कुल 1,26,371 शिक्षकों को हमारी सरकार के समय में नियुक्ति दी गई है। अब जब वर्तमान में छात्रों की और शिक्षकों का अगर अनुपात हम लोगों को इस तरह से अवगत महसूस होगा कि छात्रों की और अगर छात्र बढ़ रहे हैं तो आने वाले समय में शिक्षकों की अगर आवश्यकता होगी तब इसके ऊपर विचार किया जाएगा। वर्तमान में कोई नई नियुक्ति को निकालने के लिए सरकार का कोई विचार नहीं है। माननीय सदस्य ने और भी प्रश्न किए कि जो नियुक्ति अभी कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट में 69,000 की एक भर्ती हमारी विचाराधीन है, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय में जिसका केस चल रहा है, उसकी लिए हमारी सरकार की ओर से पूर्ण रूप से पहल की जा रही है। जो भी हमारी सरकार का उसमें योगदान हो सकता है, हम स्वयं चाहते हैं कि शिक्षकों की ये जो भर्ती की प्रक्रिया है इसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए और सरकार की ओर से इसमें पूर्ण योगदान दिया जा रहा है। माननीय सदस्य ने खेलकूद के बारे में भी चर्चा की। मैं बताना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार के समय में बच्चों की शिक्षा के ऊपर तो हम लोग ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट में खेल का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम समय समय पे प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पे अलग अलग प्रतियोगिताओं को ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसके लिए यहां से धनराशि की व्यवस्था भी की जाती है और हर एक विद्यालय में बच्चों को खेलकूद के उपकरण को भी उनको उपलब्ध कराने के लिए भी हर विद्यालय को अलग से हमारी सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा धनराशि दी जाती है, जिसके माध्यम से बच्चों के लिए विद्यालय स्तर पर जाकर के खेलकूद के उपकरण परचेज किए जाते हैं और जिससे बच्चे खेलकूद में जिस भी क्षेत्र में जिस भी खेल में उनकी रुचि हो उस खेल में आगे बढ़ सकते हैं। माननीय सदस्य ने यह भी प्रश्न उठाया कि हमारी सरकार के समय में विद्यालयों को बंद करने का कार्य किया जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों की जो स्थिति थी वो किस तरह की स्थिति थी। बच्चों को स्कूल में जाकर के पठन पाठन के कार्य की कितनी सहूलियत होती थी, हम सब लोगों ने, पूरे प्रदेश ने देखा है। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में खास तौर पे परिषदीय विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से जिस तरह से हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न 19 पैरामीटर्स पे कार्य किया गया और परिषदीय विद्यालयों की एक तरह से पूरे प्रदेश में तस्वीर को बदलने का कार्य किया गया। हमारी सरकार के समय में किसी भी विद्यालय को बंद करने का निर्णय हम लोगों ने नहीं लिया है और हमारी सोच भी नहीं है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो विद्यालय चल रहे हैं उसको बंद किया जाए, बल्कि हम सब लोग आने वाले समय में अत्याधुनिक और नए और उच्च स्तर के, बढ़िया स्तर के विद्यालयों को खोलने की हम सब लोगों की सरकार की योजना है। और आने वाले समय में मुझे लगता है जब ये विद्यालय बनकर के तैयार हो जाएंगे तो हमारे परिषदीय विद्यालय में भी प्राइवेट स्कूल्स में जो बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे स्कूल में जो सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं वो निःशुल्क हमारे परिषदीय स्कूल्स में भी बच्चों को देने में हमारी सरकार सफल होगी। चलिए, आ गया पूरा उत्तर, पूरा आ गया। इसमें जितने भी बातें थी सब आ गई बड़ी स्पष्ट। की जा रही। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 7,85,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो क्या सरकार की कार्ययोजना में किसी प्रकार की कोई कमी है कि ये बच्चे विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं? आप अगर कह रहे हैं कि तो ऑपरेशन कायाकल्प से विद्यालयों की संरचना बहुत हो गया, तो 7,85,000 बच्चे कैसे स्कूल नहीं जा रहे हैं? सरकारी आंकड़े, इस पर माननीय मंत्री जी कुछ जवाब देना चाहेंगे? अच्छी बात। माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है कि बच्चों को भारत सरकार का उन्होंने कोई डेटा कोट किया है सदन में, जिसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि 7 लाख कुछ संख्या में बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। मैं इसकी अवश्य जानकारी करा दूंगा, लेकिन मैं प्रदेश स्तर पर बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस चीज को हम लोग पूरी तरह से सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग हर वर्ष ये नहीं, आप मंत्री जवाब दे रहे हैं, आप आगे आ रहे हैं, बैठिए प्लीज। हम लोग हर वर्ष अभियान चला करके विशेष तौर पे, जिसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे विभाग के अधिकारीगण और समाज स्तर पे भी, लोगों के स्तर पे भी बृहद स्तर पे प्रयास किया जाता है। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हर वर्ष जब नया सत्र प्रारंभ होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं, जिसके माध्यम से हम लाखों की संख्या में, इस वर्ष भी लाखों की संख्या में हम ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो विद्यालय से जुड़े हुए नहीं थे, उनको हम इस व्यवस्था के साथ में जोड़ने के लिए हम सब लोग सफल हुए हैं। और आगे आने वाले समय में मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से
सुनिश्चित करना चाहता हूं, उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो शिक्षा की व्यवस्था से दूर रहे। आपने वीडियो देखा, इसमें आपने सुन लिया। आज माननीय विधायकों ने जो शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी को पूछा, तो अनुदेशक मानदेय वृद्धि को पूछा, और 69,000 शिक्षक भर्ती जो कोर्ट में है उसके बारे में पूछा, तो माननीय मंत्री जी का जवाब आपने सुन ही लिया। माननीय मंत्री जी ने साफ साफ कह दिया कि बेसिक स्कूलों में जो आज शिक्षा मित्र और शिक्षकों की जो संख्या बताई है, उन्होंने कहा कि शिक्षकों की जो संख्या है वो उनका अनुपात है एक शिक्षक पर 30 बच्चे हैं। अगर शिक्षा मित्रों को उससे अलग कर देते हैं तब, और शिक्षा मित्रों को काउंट करके भी उन्होंने बता दिया कि एक शिक्षक पर 24 बच्चे का अनुपात पड़ रहा है। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो लोग भर्ती का सपना देख रहे हैं, जो अभ्यर्थी लंबे समय से बीएड बीटीसी वाले शिक्षा मित्र सब भर्ती का इंतजार कर रहे थे, भर्ती का स्थिति उन्होंने साफ कर दिया कि अब कोई भर्ती उनके हिसाब से, सरकार के हिसाब से इस साल आने वाली बिल्कुल नहीं है। और दूसरी आपने ये सुना, जो लगातार शिक्षा मित्रों के संगठन आज इतना प्रयास लंबे समय से कर रहे हैं, प्रयास के बाद जिस भी विधायक मंत्री, मान लो चाहे एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी द्वारा लगातार मुख्यमंत्री जी से मुलाकात, उप मुख्यमंत्री जी से मुलाकात और तमाम मंत्रियों के साथ, माननीय मंत्रियों से, सरकार से शिक्षा मित्रों की जो लगातार हो रही मौतों को लेकर के उस पर विराम लगाने के लिए, उनकी लंबे समस्याओं का निस्तारण के लिए लंबे समय से जो प्रयास चल रहा है, उसमें हर कोई ये आश्वासन देता है कि आपका कार्य हो रहा है, आपका कार्य वित्त विभाग में पहुंच गया है, आपका कार्य बहुत जल्दी सामने आने वाला है। तो क्या ऐसा कौन सा कार्य सरकार कर रही है जिसकी गोपनीयता को कहीं ओपन ही नहीं किया जा रहा? कोई भी विधानसभा में चर्चा नहीं है, मुख्यमंत्री जी उस पर नहीं बोलना चाहते, मंत्री जी उनके बारे में बोलना नहीं चाहते। क्या ऊपर से एकदम आदेश आएगा जो शिक्षा मित्रों को समायोजन हो जाएगा, शिक्षा मित्रों को वेतन मिल जाएगा? ऐसा क्यों सरकार कर रही है? ये सब शिक्षा मित्रों को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ आखिर सरकार कब तक करती रहेगी? अनुदेशकों के साथ ऐसा खिलवाड़ कब तक करती रहेगी? जो बेरोजगार आज लंबे समय से पढ़ाई करके भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा? आखिर बहुत सारी समस्याएं शिक्षा मित्रों के परिवार के साथ आ रही हैं। रोज़ लगातार पिछले सप्ताह में, एक सप्ते में 7 से 8 शिक्षा मित्रों की मौत हुई है। 3 शिक्षा मित्र हृदयघात से यानी कि अटैक पड़ा है, और इस गम में जो शिक्षा मित्रों के परिवार में बड़े बड़े बच्चे हैं, शादी लायक, उनको चिंता सता रही है कि अब बच्चों की शादियां कैसे होंगी, उनके परिवार के खर्चे कैसे चलेंगे, इसको लेके पूरा सभी लोग चिंतित हैं। तो आप सब इस वीडियो में आपने समझा कि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार अभी फ़िलहाल कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद में कल 18 तारीख है, 18 दिसंबर है, और जितेंद्र भारती की याचिका की सुनवाई लगी है। उस सुनवाई में जो तीसरी बार कोर्ट कंटेम हुआ है, सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को नहीं माना है। लास्ट अनुमति मांगी थी कि इस बार हम जवाब देंगे, शिक्षा मित्रों की फाइल वित्त विभाग तक पहुंच चुकी है और कुछ ना कुछ करके लेके आएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि कल 18 तारीख तक सरकार कोई अब शासनादेश जारी करेगी। अगर कुछ सरकार को करना होता तो आज 17 तारीख है, आज कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिल जाती। अब देखना ये होगा कि कोर्ट में कल माननीय सरकार के जो मुख्य सचिव या जो भी सरकारी अधिवक्ता वहाँ पेश होंगे, वो शिक्षा मित्रों के पक्ष में कुछ रखेंगे या फिर हीला हाला आगे को हवाली करते हुए आगे को समय बढ़ाते चले जाएंगे। तो और दूसरी एक कोर्ट की खबर ये भी है कि शिक्षा मित्रों का मामला एक सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, और बहुत जल्द कल या परसों में उसकी भी डेट आपके सामने आने वाली है। वो मामला ये है कि जो पुराना केस हमारे संजीव बालियान जी ने जो शुरुआत की थी, जो 9 जनवरी 2023 को माननीय जो इस समय मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं, संजीव खन्ना जी जो इस समय मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बने हैं, उन्हीं ने कहा था कि आप गलत रास्ते से आए हैं, आप लीगल तरीके से आइए, पहले हाई कोर्ट जाइए। और वो केस हाई कोर्ट में लड़ते हुए 23 मार्च 2023 को हाई कोर्ट इलाहाबाद में लड़ते हुए, और 2 अप्रैल 2024 को सुनवाई होकर फाइनल ऑर्डर आ गया। उसका केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, उसकी भी डेट मिलने वाली है। भाई इसी के साथ वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आगे नई वीडियो में बनाता रहूँगा। आपसे निवेदन है कि लंबे समय के बाद
आपकी डिमांड के बाद मैंने वीडियो बनाया। बहुत सारे साथी सैकड़ों मेरे पास फ़ोन आए कि सर कोई जानकारी नहीं देते, कोई वीडियो नहीं बनाते, कोई आपका चैनल पर वीडियो नहीं आ रही, आप बहुत अच्छी जानकारी देते थे। तो आप सभी को जानकारी के लिए वीडियो बनाया है। अब मेरा वीडियो हर हफ्ते में 1 से 2 वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को सच्ची और प्रमाणित खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सभी भाई बहन को नमस्कार, धन्यवाद।